नमस्कार आप सभी को। वेलकम बैक टू कॉमर्स विद निशा। आज हम बैंकिंग के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और मॉडर्न टॉपिक ई बैंकिंग को डिटेल में समझेंगे। तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे मीनिंग एंड कंसेप्ट ऑफ ई बैंकिंग, नीड एंड इम्पोर्टेंस, फीचर्स ऑफ ई बैंकिंग, टाइप्स ऑफ ई बैंकिंग, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस ऑफ ई बैंकिंग, कुछ एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज भी देखेंगे और लास्ट में रिवीजन भी करेंगे। तो दोस्तों सोचिए, अगर आपको पैसा ट्रांसफर करना है, अकाउंट बैलेंस चेक करना हो, बिल पेमेंट करना हो या एफडी अकाउंट ओपन करना हो और आपको बैंक ब्रांच जाने की जरूरत ही ना पड़े, तो ये सब कुछ पॉसिबल हुआ है ई बैंकिंग की वजह से। आज की डिजिटल इरा में ई बैंकिंग ने ट्रेडिशनल बैंकिंग सिस्टम को कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म कर दिया है। So this is e-banking. E-banking refers to the delivery of banking services and products to customers through electronic channels such as internet, computer, mobile devices, ATM, telephone, without the need to visit the bank physically. सरल शब्दों में ई बैंकिंग का अर्थ है इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के थ्रू बैंकिंग सर्विसेज का उपयोग करना बिना बैंक ब्रांच विजिट किए, यानी कस्टमर घर बैठे इंटरनेट और मोबाइल की हेल्प से बैंकिंग ट्रांजैक्शन कर सकता है। ई बैंकिंग को हम डिजिटल बैंकिंग या ऑनलाइन बैंकिंग भी कहते हैं। मान लीजिए आपके अकाउंट में 10,000 है और आपको इसे अपने फ्रेंड को भेजनी है। तो पुराने समय में क्या होता था, बैंक जाना पड़ता था, फॉर्म फिल करना पड़ता था, लंबी लंबी लाइनों में लगना पड़ता था। ठीक है, लेकिन आज क्या है, हम मोबाइल ऐप ओपन करते हैं, यूपीआई या नेट बैंकिंग यूज करते हैं, विद इन 10 सेकेंड ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो जाती है। With the help of technology and internet, customer can perform various transactions and access banking services 24 into 7 from anywhere in the world. हम किसी भी टाइम ई बैंकिंग ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, anywhere in the world, कहीं भी कर सकते हैं। सिंपल वर्ड्स में ई बैंकिंग मीन्स डूइंग बैंकिंग थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीडियम। तो हम बैंकिंग एक्टिविटीज कर रहे हैं बट इलेक्ट्रॉनिक मीडियम का यूज करते हुए। So ई-बैंकिंग इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉनिक प्लस बैंकिंग, डिजिटल वे है, कन्वीनियंट है, स्पीडी है, इजी एक्सेस है। इट रिड्यूस द नीड फॉर फिजिकल पेपर वर्क की हमें ज़रूरत नहीं है। 24/7 एनी टाइम एनीवेयर बैंकिंग है। ये सेफ है, सिक्योर है एंड कॉस्ट इफेक्टिव है। फॉर एग्जाम्पल इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, एटीएम सर्विसेज, टेली बैंकिंग, डेबिट क्रेडिट कार्ड, ऑनलाइन फंड ट्रांसफर, ये सभी एग्जाम्पल्स हैं हमारे इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग के। ई बैंकिंग हैज मेड बैंकिंग मोर एफिशिएंट, कस्टमर फ्रेंडली एंड टेक्निक ड्राइवन। रिमेंबर, बैंकिंग एट योर फिंगर टिप्स एनी टाइम एनीवेयर। ठीक है, हम अपने मोबाइल बैंकिंग का यूज करते हुए कभी भी कहीं भी बैंकिंग सर्विसेज का आनंद ले सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं। सो ई बैंकिंग ने कस्टमर्स को क्या कुछ प्रोवाइड किया है, क्या फीचर्स हैं। ई बैंकिंग रेफर करता है टू द डिलीवरी ऑफ बैंकिंग सर्विसेज, हम देख चुके हैं। तो इसके फीचर्स क्या हैं। सबसे पहला है हमारे पास 24/7 बैंकिंग, एनी टाइम हम बैंकिंग कर सकते हैं, एनीवेयर, कहीं भी घर बैठे ऑफिस में बैठे आप कहीं भी ई बैंकिंग कर सकते हैं। स्पीड है, एफिशिएंट है, कॉस्ट इफेक्टिव है क्योंकि आपको बैंक ब्रांच विजिट नहीं करना पड़ता, और सिक्योर भी है। ठीक है, सिक्योर कैसे ई बैंकिंग यूज करता है, सिक्योर टेक्नोलॉजी जैसे कि इंक्रिप्शन, ओटीपी, पासवर्ड, तो इसलिए हम कह सकते हैं सिक्योर भी है। नेक्स्ट है वाइड रेंज ऑफ सर्विसेज। ई बैंकिंग सिर्फ हमें एक ही सर्विस नहीं देता कि हम अपना पैसा विड्रॉ करें या फिर अपना डिपॉजिट करवाएं, और भी बहुत सारी सर्विसेज हमें प्रोवाइड करता है, जैसे कि फंड ट्रांसफर, बिल्स पेमेंट, अकाउंट बैलेंस, लोन डिटेल, चेक बुक रिक्वेस्ट, ये सब काम हम कर सकते हैं। पेपरलेस बैंकिंग है, पेपर का यूज बिल्कुल मिनिमाइज कर दिया है। ग्रीन बैंकिंग को ये सपोर्ट करता है। कस्टमर कन्वीनियंट है,
इजीली हम कर सकते हैं विदाउट विजिटिंग द बैंक ब्रांच। रियल टाइम इंफॉर्मेशन हमें मिलती है, साथ साथ हमारा अकाउंट क्या हो जाता है, अपडेट रहता है। बेटर कंट्रोल एंड मैनेजमेंट। ई बैंकिंग मेक्स बैंकिंग सिंपल, फास्ट, सिक्योर एंड कस्टमर फ्रेंडली। तो नेक्स्ट है हमारा टॉपिक टाइप्स ऑफ ई बैंकिंग सर्विसेज। ई बैंकिंग सर्विसेज आर बैंकिंग सर्विसेज और फैसिलिटी जो प्रोवाइड करता है बैंक अपने कस्टमर को इलेक्ट्रॉनिक मोड का यूज करते हुए। तो कौन कौन सी कैटेगरीज हैं हमारे पास। तो सबसे पहले हमारे पास इंटरनेट बैंकिंग, वेबसाइट के थ्रू बैंकिंग सर्विसेज यूज करना, जैसे कि बैलेंस इंक्वायरी, फंड ट्रांसफर, स्टेटमेंट डाउनलोड करना, एफडी अकाउंट ओपन करना, ये सब आ जाता है। उसके बाद है मोबाइल बैंकिंग। मोबाइल बैंकिंग में क्या है, एप्लीकेशन के थ्रू बैंकिंग सर्विसेज का यूज करना, जैसे मोबाइल एप्स हैं, एसबीआई योनो है, एचडीएफसी मोबाइल बैंकिंग, पीएनबी वन, ये सब कुछ है। ठीक है। एसएमएस बैंकिंग है, एसएमएस के थ्रू बैलेंस इंक्वायरी करना, मिनी स्टेटमेंट, चेक स्टेटस। फिर है हमारे पास फोन बैंकिंग मतलब टेली बैंकिंग, टेलीफोन के थ्रू बैंकिंग इंफॉर्मेशन और सर्विसेज का यूज करना। फिर है हमारे पास एटीएम बैंकिंग, कस्टमर कैन परफॉर्म ट्रांजेक्शन थ्रू एटीएम यूजिंग डेबिट कार्ड, जैसे कैश विड्रॉल, बैलेंस इंक्वायरी, मिनी स्टेटमेंट, ये सब हम एटीएम कार्ड का यूज करते हुए कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है डेबिट क्रेडिट कार्ड सर्विसेज, कस्टमर पे कर सकता है जो गुड्स सर्विसेज परचेज की है डेबिट और क्रेडिट कार्ड्स के थ्रू, जैसे कि पीओएस पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम, पेमेंट, ऑनलाइन पेमेंट करना। पीओएस सिस्टम क्या है कि हमने कहीं भी सेल परचेज किया वहीं पर हम डेबिट क्रेडिट कार्ड का यूज करते हैं, वहीं पर हम पेमेंट कर दें। ई वॉलेट, डिजिटल वॉलेट, आजकल ये सब चीजें आ गई हैं, जैसे पेटीएम, फोन पे, अमेजोन पे, गूगल पे। उसके बाद है यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, कस्टमर कैन सेंड रिसीव मनी इंस्टेंटली यूजिंग यूपीआई एप्स जो लिंक्ड होते हैं बैंक अकाउंट से, जैसे कि भीम, गूगल पे, फोन पे। ईएफटी इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस का यूज करते हुए हम इजिली क्या कर सकते हैं, पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। आगे हम डिटेल में इनके बारे में पढ़ेंगे। वर्चुअल बैंकिंग मतलब क्या है, बैंक दैट ऑपरेट मेनी थ्रू डिजिटल प्लेटफॉर्म विदाउट फिजिकल ब्रांचेस, मतलब ऐसे बैंक जिनकी फिजिकल ब्रांच है ही नहीं, वो सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक मीडियम का यूज करते हुए बैंकिंग कर रहा है, जैसे नियो बैंक, एफआई मनी, जुपिटर एक्सेट्रा। की पॉइंट्स क्या है, ई बैंकिंग मेक्स बैंकिंग इजी, फास्ट, कन्वीनियंट, सिक्योर एंड अवेलेबल 24/7। नेक्स्ट है हमारे पास ई बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स। कौन कौन सी ई बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स हम कर सकते हैं, तो फंड ट्रांसफर कर सकते हैं, हम बिल्स की पेमेंट कर सकते हैं, मोबाइल रिचार्ज कर सकते हैं, घर बैठे बैठे ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं। बहुत सारे ऐप्स हैं जैसे, ठीक है, अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है। अकाउंट इंक्वायरी हम कर सकते हैं, मिनी स्टेटमेंट वगैरह आप डाउनलोड कर सकते हो, चेक बुक के लिए आप रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हो, टैक्स की पेमेंट करनी है, जीएसटी, टीडीएस वगैरह इनडायरेक्ट टैक्स आप सब पे कर सकते हो। फिक्स डिपॉजिट, रेकरिंग डिपॉजिट आप ये ओपन कर सकते हो और पे आप अपने अकाउंट को मेंटेन कर सकते हो। लोन रिलेटेड ट्रांजेक्शन आपने कोई करनी है वो भी आप घर बैठे कर सकते हो, इंश्योरेंस प्रीमियम पेमेंट करनी है वो भी आप कर सकते हो। तो ई बैंकिंग ट्रांजेक्शन प्रोवाइड कस्टमर द पावर टू परफॉर्म अ वाइड रेंज ऑफ बैंकिंग सर्विसेज एनी टाइम, एनीवेयर एंड जस्ट ए क्लिक, एक क्लिक करते हुए हमारा फंड ट्रांसफर हो जाता है और बहुत सारी हम एक्टिविटीज कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा ट्रेडिशनल बैंकिंग वर्सेस ई बैंकिंग। तो ट्रेडिशनल बैंकिंग रेफर्स टू बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय बैंक्स टू फिजिकल ब्रांचेस। तो ट्रेडिशनल बैंकिंग यही होती थी कि हमें फिजिकल ब्रांच जाना पड़ता था, और ई बैंकिंग में क्या है, हमें ब्रांच में जाने की जरूरत नहीं है, हम बैंकिंग एक्टिविटीज कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक मोड का यूज करते हुए। तो इन दोनों में हम डिफरेंसेस देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास है बेसिस। तो ट्रेडिशनल बैंकिंग आर प्रोवाइडेड बाय बैंक थ्रू फिजिकल ब्रांचेज, बैंकिंग सर्विसेज में इलेक्ट्रॉनिक मोड का यूज करते हैं, ठीक है।
तो पहले हमें बैंक को विजिट करना पड़ता था, अब एनी टाइम एनीवेयर हम बैंकिंग कर सकते हैं। बैंकिंग आवर्स में ही हमें सभी बैंकिंग एक्टिविटीज को करना पड़ता था अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल बैंकिंग। अब हम 24/7 एनी टाइम एनीवेयर बैंकिंग कर सकते हैं, बैंकिंग फैसिलिटीज का इंजॉय कर सकते हैं। वो ट्रेडिशनल बैंकिंग लेस कन्वीनियंट थी, लंबी लंबी लाइनों में लगना पड़ता था, वेट करना पड़ता था घंटों। लेकिन अब बहुत क्या है, कन्वीनियंट है, जस्ट एट ए क्लिक हमारी सभी बैंकिंग ट्रांजेक्शन हो सकती हैं। स्पीड बहुत टाइम लगता था, अब बहुत फास्ट है और इंस्टेंट हो गया है सब सिस्टम। कॉस्ट ज़्यादा थी क्योंकि इंफ्रा पर, स्टाफ पर, पेपर वर्क पर काफ़ी खर्चा करना पड़ता था। और ई बैंकिंग क्या है, बहुत ज़्यादा लो कम कॉस्ट है इसकी। नेक्स्ट है पेपर वर्क। फिजिकली जो हमारी ट्रेडिशनल ई बैंकिंग है, बहुत ज़्यादा फिजिकल डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती थी पेपर वर्क की, अब क्या हो गया, बिल्कुल पेपरलेस हो गया है। फॉर एग्जांपल कैश डिपॉजिट करना, विदड्रॉल, पासबुक अपडेट, ये सब काम क्या होता था, हमें ब्रांच में होता था, ब्रांच में जाकर करना पड़ता था। लेकिन इंटरनेट बैंकिंग है, मोबाइल बैंकिंग, यूपीआई, ई वॉलेट, एनईएफटी, आरटीजीएस, ये सब क्या है, ई बैंकिंग के एग्जाम्पल हैं। E-banking is not just an option, it is necessity in today's digital world। आज ही necessity बन चुका है। नेक्स्ट है दोस्तों एडवांटेजेस ऑफ ई बैंकिंग। तो ई बैंकिंग के क्या क्या हमें फायदे मिले हैं, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। कन्वीनियंट है, टाइम सेव होता है, कॉस्ट कम आती है, ट्रांजेक्शन सिक्योर हैं, जैसे कि इंक्रिप्शन, ओटीपी, पासवर्ड से क्या है, हमें सिक्योरिटी मिलती है। वाइड रेंज ऑफ सर्विसेज है, 24/7 अवेलेबल है। ग्लोबल एक्सेस है, एनी टाइम एनीवेयर हम क्या करें, फॉरेन में रहते हुए अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। पेपरलेस बैंकिंग है, बहुत ज़्यादा फास्टली ट्रांजेक्शन हो जाती हैं। बेटर कस्टमर सर्विसेज बैंक अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करता है। डिसएडवांटेज, अगर एडवांटेजेस हैं तो डिसएडवांटेजेस भी हैं, वो कौन कौन सी हैं। सिक्योरिटी रिस्क रहता है, ठीक है, जैसे फिशिंग, मालवेयर, हैकिंग, या सब चला हुआ है। एक लिंक आता है हमारे पास, एक उस लिंक पर ओपन करते ही, क्लिक करते ही हमारा सारा बैंक अकाउंट क्या होता है, खाली हो जाता है। टेक्नोलॉजी पर डिपेंड है, अगर टेक्नोलॉजी काम नहीं कर रही तो हमारी ई बैंकिंग भी काम नहीं कर रही। इंटरनेट कनेक्टिविटी होना बहुत ज़रूरी है। लैक ऑफ पर्सनल टच, पर्सनल इंटरेक्शन नहीं रहा अब स्टाफ के बीच में, कस्टमर के बीच में, सभी के लिए स्टेबल नहीं है। जो एज लोग हैं या फिर जो इलिटरेट पीपल हैं, जिनको ये सब जो इंटरनेट है, टेक्निक यूज़ करना नहीं आता, उनके लिए स्टेबल नहीं है। फाइनेंशियल लॉस, इन केस ऑफ फ्रॉड और रॉन्ग ट्रांजेक्शन हो जाए तो फाइनेंशियल लॉस बियर करना पड़ता है। पावर डिपेंडेंसी, तो इलेक्ट्रिसिटी पावर होना चाहिए, अगर इलेक्ट्रिसिटी कट लग गया तो सारी की सारी एक्टिविटीज हम कोई भी नहीं कर पाएंगे, सब काम बंद हो जाएगा। रिस्क ऑफ फिशिंग, कस्टमर में रिसीव फेक ईमेल, एसएमएस और कॉल्स आस्किंग फॉर पर्सनल इंफॉर्मेशन विच कैन बी मिसयूज। लैक ऑफ अवेयरनेस, सर्विस डाउन टाइम, कई बार क्या होता है, सर्वर डाउन होता है, वो काम बिल्कुल रुक जाता है। तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं ईएफटी, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। तो इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर क्या है, हम फंड ट्रांसफर करते हैं इलेक्ट्रॉनिक मोड का यूज किए बिना। जो मेन हमारे पास 3 मोड हैं ईएफटी के, एनईएफटी, आरटीजीएस एंड आईएमपीएस, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास दोस्तों एनईएफटी, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, ठीक है। तो एन नेफ्ट में क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मीडियम का यूज कर रहे हैं और फंड ट्रांसफर कर रहे हैं फ्रॉम वन बैंक टू, फ्रॉम वन बैंक अकाउंट टू अनदर। आरबीआई के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था, सभी बैंक में फैसिलिटी है। ये वर्क करता है इन द बैचेस, नॉट द रियल टाइम। मेन एनईएफटी के बारे में यही बात याद रखने वाली है, ये बैचेस में काम करते हैं, आर्ली बैचेस में काम करते हैं। मान लो आपने कोई ट्रांजेक्शन की, साथ साथ वो ट्रांजेक्शन नहीं होती, आधा घंटा पौना घंटा उसको लगता है, आधे पौने घंटे में जितनी ट्रांजेक्शन होती हैं उन सभी को कंप्लीट किया जाता है, फिर नेक्स्ट आधे घंटे की ट्रांजेक्शन की जाती है। अवेलेबल है 24/7। सेटलमेंट टाइम क्या है, हाफ आवरली बैचेज हैं, जैसे सैलरी, क्रेडिट, स्कूल फीस पेमेंट, एनईएफटी ट्रांजेक्शन के साथ कर सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा आरटीजीएस। आरटीजीएस हमारा क्या है, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मोड का यूज करते हुए, इसे भी आरबीआई के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। रियल टाइम में ट्रांजेक्शन हो जाती हैं, जस्ट वन क्लिक मैंने पैसा सेंड किया, साथ साथ अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। हाई वैल्यू के लिए हम इसे यूज करते हैं,
ये भी 24/7 अवेलेबल है। सेटलमेंट टाइम क्या है? रियल टाइम है। लार्ज अमाउंट पेमेंट्स है, उन्हीं के लिए हम क्या करते हैं? आरटीजीएस का यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास IMPS, इमीडिएट पेमेंट सर्विस। ठीक है, इंटर बैंक ट्रांसफर ऑफ मनी के लिए हम यूज करते हैं। इंस्टेंट अगर हमें ये ट्रांजेक्शन करनी है, इसे भी आरबीआई के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया। 24/7 अवेलेबल है, इंक्लूडिंग हॉलीडेज। इमीडिएट ट्रांसफर हम कर सकते हैं। स्मॉल वैल्यू के ट्रांजेक्शन के लिए क्या है ये? सुटेबल है। ठीक है, तो इसका सेटलमेंट टाइम क्या है? इमीडिएटली साथ साथ हो जाता है। इंस्टेंट मनी ट्रांसफर, इमरजेंसी पेमेंट, मोबाइल रिचार्ज हो जाता है। ठीक है, तो एनईएफटी में आधा घंटा पौने घंटे के बैचेस के साथ होता है। आरटीजीएस में साथ साथ हो जाता है, आईएमपीएस में भी साथ साथ हो जाता है। लेकिन आरटीजीएस लार्ज अमाउंट के लिए ट्रांजेक्शन की जाती है और आईएमपीएस स्मॉल वैल्यूज के लिए भी कर सकते हैं। तो इन दो तीनों का ये कुछ कंपैरिजन है, आप एक बार रीडिंग जरूर ले लेना। तो एनईएफटी फॉर नॉर्मल ट्रांजेक्शन, आरटीजीएस फॉर हाई वैल्यूज एंड अर्जेंट ट्रांजेक्शन, एंड आईएमपीएस फॉर इंस्टेंट स्मॉल वैल्यू ट्रांजेक्शन। अब मिनिमम एंड मैक्सिमम लिमिट देखते हैं इन एनईएफटी, आरटीजीएस एंड आईएमपीएस। तो ये लिमिट्स आरबीआई के द्वारा प्रेस्क्राइब की गई हैं। एनईएफटी की मैक्सिमम लिमिट नहीं है। ठीक है, मिनिमम और मैक्सिमम लिमिट नहीं है, ज़्यादा 1 रुपए से आप क्या कर सकते हो? ट्रांजेक्शन स्टार्ट कर सकते हो। अपर लिमिट सेट नहीं की गई आरबीआई के द्वारा। बैंक अपनी क्या है, ओन ट्रांजेक्शन लिमिट सेट कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट बैंक। आरटीजीएस की मिनिमम लिमिट 2 लाख है, 2 लाख से ही आप स्टार्ट कर सकते हैं, मैक्सिमम अपर सीलिंग नहीं है। ठीक है, सिटेबल है लार्ज वैल्यू ट्रांजेक्शन के लिए। आईएमपीएस मिनिमम नहीं है, मैक्सिमम 5 लाख से 10 लाख, 5 लाख से 25 लाख तक हो सकती है। वो डिपेंड करता है हमारे अकाउंट्स पर, बैंक पर डिपेंड करता है। ठीक है, आरबीआई ने इंक्रीज कर दी है ये लिमिट। सो इजी रिमेंबर, एनईएफटी नो मिनिमम, नो आरबीआई मैक्सिमम। ठीक है, आरटीजीएस क्या है? 2 लाख रुपए मिनिमम है, मैक्सिमम नहीं है। और आईएमपीएस में मिनिमम नहीं है, मैक्सिमम 5 लाख है, लेकिन ये 5 लाख एग्जैक्ट नहीं है, ये वेरी कर सकती है। उसके बाद हम पढ़ते हैं आईएफएससी कोड, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। तो आईएफएससी कोड क्या है? इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड 11 डिजिट कोड है, यूज किया जाता है टू आइडेंटिफाई अ पर्टिकुलर बैंक ब्रांच पार्टिसिपेटिंग इन इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, एनईएफटी, आरटीजीएस एंड आईएमपीएस ट्रांजेक्शन। तो बैंक जो बैंक इन ट्रांजेक्शन को यूज करते हैं, उनको एक कोड दिया जाता है आईएफएससी कोड, ताकि हम उस पर्टिकुलर बैंक ब्रांच को आइडेंटिफाई कर सके। एक तरह से हर बैंक ब्रांच का क्या हो जाता है? एड्रेस हो जाता है कोड सिस्टम में। ठीक है, स्ट्रक्चर इसका क्या रहता है? 11 कैरेक्टर इसमें रहते हैं। जैसे कि फर्स्ट 4 कैरेक्टर क्या होता है? बैंक कोड होते हैं, अल्फाबेट्स होते हैं। फिफ्थ कैरेक्टर 0 होता है। 6 से लेकर 9 कैरेक्टर ब्रांच का कोड होता है, अल्फा न्यूमेरिकल। 10th कैरेक्टर भी 0 होता है। और 11 to 12 कैरेक्टर लोकेशन कोड होते हैं, अल्फाबेटिक हो सकते हैं। ठीक है, ये होते हैं, ये होता है टोटल 11 डिजिट कोड होता है। इंश्योर करता है करेक्ट रूटिंग ऑफ फंड अक्रॉस बैंक। ठीक है, रिक्वायर्ड है अगर एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस कोई बैंक यूज कर रहा है तो आईएफएससी कोड होना जरूरी है। हेल्प करता है इन आइडेंटिफाइंग द बैंक एंड द ब्रांच यूनिकली, कि हर कौन सा बैंक है और कौन सी ब्रांच है। हर बैंक का, हर ब्रांच का अपना आईएफएससी कोड होता है। ठीक है, जैसे एसबीआई का एग्जाम्पल दिया गया है। हाउ टू फाइंड आईएफएससी कोड, आईएफएससी कोड आपको कैसे पता चलेगा? ठीक है, आपकी चेकबुक पर होता है, बैंक की पासबुक पर, बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट से आपको पता चल जाएगा, या ब्रांच में चले जाइए विजिट कर लिए, आपको वहां से पता चल जाएगा। तो आरबीआई आईएफएससी सर्च फैसिलिटी से हमें पता चल जाता है। आईएफएससी कोड क्या है? एक यूनिक कोड है हर ब्रांच का। इट रिमेन्स द सेम फॉर दैट ब्रांच इवन इफ द ब्रांच चेंज एड्रेस, एड्रेस चेंज हो जाए ब्रांच का फिजिकली, लेकिन आईएफएससी क्या रहेगा? सेम रहेगा। सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर के लिए यूज किया जाता विद इन इंडिया, इंडिया में ही अगर हमने ट्रांजेक्शन करनी है उसके लिए हम कौन सा कोड यूज करते हैं? आईएफएससी कोड यूज करते हैं।
सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्विफ्ट कोड, SWIFT कोड। तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन कोड। तो नाम से पता चल रहा है वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक ट्रांजेक्शन के लिए जो कोड यूज किया जाता है वो हमारा कौन सा है? स्विफ्ट कोड। विद इन द कंट्री, विद इन द इंडिया जो हम कोड यूज करते हैं वो हमारा कौन सा कोड है? IFSC कोड है। लेकिन इंटरनेशनल बैंकिंग ट्रांजेक्शन के लिए हम स्विफ्ट कोड यूज करते हैं। सो व्हाट इज स्विफ्ट कोड? स्विफ्ट कोड क्या है? बैंक आइडेंटिफायर कोड है। 8 और 11 कैरेक्टर इसमें रहते हैं, ठीक है। तो ये आइडेंटिफाई करता है बैंक्स को, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को वर्ल्ड वाइड, मतलब इंटरनेशनली ट्रांजेक्शन करने के लिए हम स्विफ्ट कोड का यूज करते हैं। इट इज यूज फॉर इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर एंड कम्युनिकेशन बिटवीन बैंक्स। तो स्ट्रक्चर देखते हैं स्विफ्ट कोड का क्या है। 8 और 11 कैरेक्टर इसमें होते हैं, ठीक है। जो फर्स्ट 4 लेटर है वो बैंक कोड है, आइडेंटिफाई करते हैं बैंक को। जो 2 लेटर है उसके बाद वाले वो कंट्री कोड होता है। बाद वाले 2 लेटर हैं जो या फिर डिजिट हो वो सिटी को, लोकेशन को आइडेंटिफाई करते हैं। 3 लेटर आइडेंटिफाई करते हैं ब्रांच को, और जो लास्ट वाले हैं वो हेड ऑफिस को क्या करते हैं? इंडिकेट करते हैं। बैंक, फिर है हमारा कंट्री, लोकेशन, ब्रांच कोड और फिर हेड ऑफिस। तो इंपॉर्टेंस क्या है स्विफ्ट कोड के? स्विफ्ट कोड इंश्योर सिक्योर एंड एक्यूरेट इंटरनेशनल फंड ट्रांसफर, हेल्प करता है बैंक को आइडेंटिफाई करने के लिए। इसेंशियल्स फॉर इंटरनेशनल वायर ट्रांसफर, फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शंस, ट्रेड फाइनेंस एंड स्टैंडर्डाइज्ड बाय स्विफ्ट ऑर्गेनाइज्ड बेस्ड इन बेल्जियम। सो स्विफ्ट स्टैंड फॉर, फुल फॉर्म हमने पहले ही देखी है, स्विफ्ट की फुल फॉर्म क्या रहती है? स्टैंड फॉर सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। हाउ टू फाइंड स्विफ्ट कोड? तो स्विफ्ट कोड का आपको कैसे पता चलेगा? बैंक की पासपोर्ट और चेकबुक से हमें पता चल जाएगा। विजिट योर बैंक्स ऑफिशियल वेबसाइट पर आप विजिट करेंगी तो आप पता लगा सकते हैं। कस्टमर केयर पर कॉल करके आप पता लगा सकते हैं, या फिर इस वेबसाइट पर सर्च करके भी आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो स्विफ्ट कोड हम किसके लिए यूज करते हैं? इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन के लिए। ये IFSC कोड से डिफरेंट है, क्योंकि IFSC कोड हम डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन के लिए विद इन द इंडिया बैंकिंग ट्रांजेक्शन करने के लिए यूज करते हैं, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के लिए, और इंटरनेशनल इंटरबैंकिंग ट्रांजेक्शन के लिए हम स्विफ्ट कोड यूज करते हैं। ऑलवेज वेरीफाई द स्विफ्ट कोड बिफोर मेकिंग इंटरनेशनल पेमेंट। जब भी आप इंटरनेशनल पेमेंट कर रहे हैं उससे पहले स्विफ्ट कोड को वेरीफाई करना जरूरी है। इसमें 8 से लेकर 12 कैरेक्टर हो सकते हैं। ऑलवेज डबल चेक द स्विफ्ट कोड विद द बैंक बिफोर इनिशिएटिंग एनी इंटरनेशनल ट्रांसफर। तो ये हमारा टोटल ई बैंकिंग का कंसेप्ट कंप्लीट हो चुका है। अब हम देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है ई बैंकिंग रेफर्स टू, तो हमारा आंसर रहेगा दी बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइडेड थ्रू इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज नॉट एन ई बैंकिंग सर्विस? ई बैंकिंग सर्विस कौन सी नहीं है? इंटरनेट बैंकिंग है, मोबाइल बैंकिंग है, UPI है, मैनुअल कैश विड्रॉल एट ब्रांच ई बैंकिंग सर्विस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मेजर फीचर ऑफ ई बैंकिंग इज, मेजर फीचर क्या है ई बैंकिंग का? ब्रांच डिपेंडेंसी नहीं है। 24/7 एक्सेसिबिलिटी बिल्कुल है। फिजिकल पेपर वर्क नहीं है, फेस टू फेस ट्रांजेक्शन में नहीं होती। 24/7 एक्सेसिबिलिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच इज एन एडवांटेज ऑफ ई बैंकिंग? ई बैंकिंग का एडवांटेज क्या है? ग्रेटर पेपर वर्क, नो। टाइम सेविंग है, ब्रांच डिपेंडेंसी नहीं है, लिमिटेड एक्सेसिबिलिटी नहीं है। नेक्स्ट, विच इज डिसएडवांटेज ऑफ ई बैंकिंग? तो डिसएडवांटेज क्या है? कन्वीनियंस, डिसएडवांटेज नहीं है, इसका एडवांटेज है। फास्टर ट्रांजेक्शन एडवांटेज है। साइबर सिक्योरिटी रिस्क, ये क्या है? इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। साइबर फ्रॉड आजकल बहुत ज्यादा हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सर्विसेज अलोज कस्टमर टू चेक देयर अकाउंट बैलेंस इलेक्ट्रॉनिकली? अकाउंट इंक्वायरी। ई बैंकिंग ट्रांजेक्शंस कैन इंक्लूड, तो फंड ट्रांसफर भी आता है ई बैंकिंग में, बिल्स पेमेंट भी, मोबाइल रिचार्ज भी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सिस्टम इज पर्टिकुलरली associated with instant bank to bank payment?
ठीक है, बैंक टू बैंक पेमेंट करनी है, इंस्टेंट पेमेंट करनी है, तो हम कौन सी ट्रांजेक्शन करते हैं? IMPS, इमीडिएट पेमेंट सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, NEFT स्टैंड्स फॉर नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, RTGS स्टैंड फॉर रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, IMPS स्टैंड्स फॉर इमीडिएट पेमेंट सर्विस। नेक्स्ट है, विच सिस्टम इज प्राइमरली डिजाइन फॉर हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन, तो हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन के लिए हम कौन सी ट्रांजेक्शन करते हैं? RTGS ट्रांजेक्शन करते हैं। स्मॉल वैल्यू के लिए आप NEFT या फिर IMPS ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, लेकिन लार्ज अमाउंट के लिए, हाई वॉल्यूम ट्रांजेक्शन के लिए हम RTGS ट्रांजेक्शन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द मिनिमम अमाउंट फॉर एन RTGS ट्रांजेक्शन, मिनिमम अमाउंट कितना रहने वाला है अगर हम RTGS ट्रांजेक्शन कर रहे हैं? 2 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन, द RBI प्रिस्क्राइब मैक्सिमम लिमिट फॉर RTGS, तो मिनिमम लिमिट तो कितनी है? 2 लाख है, लेकिन मैक्सिमम लिमिट की कोई अपर सीलिंग नहीं है। What is the RBI prescribed minimum amount for NEFT? NEFT की कोई मिनिमम लिमिट नहीं है, 1 रुपीज से आप ट्रांजेक्शन कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, What is the RBI prescribed maximum limit for NEFT? ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। The maximum IMPS transaction limit is generally prescribed by NPCE, तो क्या आ जाएगा? 5 लाख। मैक्सिमम लिमिट कितनी है? 5 लाख है, लेकिन ये वेरी कर सकती है। विच इज करेक्टली मैच्ड NEFT, नो RBI प्रेस्क्राइब्ड मिनिमम मैक्सिमम नहीं है, बिल्कुल ठीक है। RTGS की मिनिमम लिमिट कितनी है? 2 लाख है। IMPS की मैक्सिमम कितनी है? 5 लाख है। तो इनमें से कौन सा करेक्टली मैच कर रहे हैं? सभी मैच कर रहे हैं, ऑल ऑफ द अबव हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, RTGS इज बेस्ट सूटेड फॉर, तो RTGS कहाँ पर सूट करती है? यहाँ पर हाई वॉल्यूम अर्जेंट ट्रांजेक्शंस होती हैं, क्योंकि मिनिमम लिमिट कितनी है? 2 लाख है, और इंस्टेंट क्या हो जाती है? ट्रांजेक्शंस हो जाती हैं, अर्जेंट ट्रांसफर करना है तो RTGS बेस्ट है। क्योंकि NEFT में क्या है? बैचेस में ट्रांजेक्शंस होती हैं, टाइम कंज्यूमिंग है। IMPS इज नोन फॉर इमीडिएट फंड ट्रांसफर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, IFSC स्टैंड फॉर, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 21st क्वेश्चन, A इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। IFSC इज प्राइमरली यूज टू आइडेंटिफाई, किस लिए हम यूज करते हैं? बैंक ब्रांच को आइडेंटिफाई करने के लिए। IFSC इज हाउ मेनी कैरेक्टर लॉन्ग, कितने कैरेक्टर होते हैं इसमें? 11 कैरेक्टर होते हैं। नेक्स्ट है, द फर्स्ट 4 कैरेक्टर ऑफ एन IFSC कोड जनरली रिप्रेजेंट, फर्स्ट 4 कैरेक्टर किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं? तो हमारा आंसर रहने वाला है बैंक कोड को। 5th कैरेक्टर किसे रिप्रेजेंट करता है? क्या होता है? 0 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लास्ट 6 कैरेक्टर ऑफ एन IFSC कोड जनरली आइडेंटिफाई, तो हमारा आंसर क्या रहने वाला है? ब्रांच, C। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, IFSC इज मेनली एसोसिएटेड विद, तो IFSC का क्या यूज है? किस चीज से रिलेट करता है? A हमारा आंसर रहने वाला है डोमेस्टिक इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर इन इंडिया। विद इन द इंडिया अगर हमें ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स करनी है, बैंकिंग पेमेंट ट्रांसफर करनी है, तो हम IFSC कोड का यूज करते हैं। नेक्स्ट है, स्विफ्ट स्टैंड फॉर, तो स्विफ्ट की फुल फॉर्म क्या है? सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्विफ्ट कोड इज मेनली यूज फॉर, तो स्विफ्ट कोड का हम किस लिए यूज करते हैं? फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन जो इंटरनेशनल है उनके लिए। नेक्स्ट है हमारा, अ स्विफ्ट BIC कोड कैन जनरली कंटेन, तो स्विफ्ट में कितने कैरेक्टर होते हैं? तुम्हारा आंसर रहने वाला है 8 भी हो सकते हैं, 11 कैरेक्टर भी हो सकते हैं। सो IFSC कोड इज यूज फॉर डोमेस्टिक फंड ट्रांसफर इन इंडिया, while स्विफ्ट कोड इज यूज फॉर इंटरनेशनल ट्रांसफर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, इन अ स्विफ्ट कोड द फर्स्ट 4 कैरेक्टर जनरली आइडेंटिफाई, तो फर्स्ट 4 कैरेक्टर किसे रिप्रेजेंट करते हैं? बैंक को। नेक्स्ट 2 कैरेक्टर किसे रिप्रेजेंट करते हैं? कंट्री को। उसके बाद है
विच कोड इज जनरली यूज फॉर इंटरनेशनल बैंक ट्रांसफर। इंटरनेशनल बैंक ट्रांसफर के लिए हम कौन सा कोड यूज करते हैं? तो हमारा आंसर रहने वाला है स्विफ्ट, SWIFT। 34th क्वेश्चन, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? IFS इज प्राइमली यूज फॉर डोमेस्टिक इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर, बिल्कुल गलत है। डोमेस्टिक इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर इन इंडिया, तो ये तो सही है ना हमारा। IFS इज प्राइमली यूज फॉर डोमेस्टिक इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर इन इंडिया, ये बिल्कुल सही है। स्विफ्ट BIC इज कॉमनली यूज फॉर इंटरनेशनल ट्रांसफर, ठीक है, तो हमारा आंसर रहने वाला है A and B। IFSC कोड हम यूज करते हैं डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन के लिए और स्विफ्ट हम करते हैं इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रेडिशनल बैंकिंग इज प्राइमरली, तो ट्रेडिशनल जो हमारी बैंकिंग है वो क्या है? हमारी ब्रांच बेस्ड है, ठीक है। इंटरनेट बेस्ड, मोबाइल ओनली, क्रिप्टो करेंसी बेस्ड, ये हमारी कौन सी है? ई बैंकिंग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ई बैंकिंग प्रोवाइड ग्रेटर, तो ई बैंकिंग हमें क्या प्रोवाइड करती है? कन्वीनियंस एंड एक्सेसिबिलिटी। विच जनरली रिक्वायर मोर फिजिकल पेपर वर्क, तो फिजिकल पेपर वर्क ज्यादा किस में रहता है? ट्रेडिशनल बैंकिंग में रहता है। नेक्स्ट है हमारा विच अलोज बैंकिंग सर्विसेज फ्रॉम वर्चुअली एनीवेयर विद इंटरनेट इलेक्ट्रॉनिकल एक्सेस। सिंपल आंसर ई बैंकिंग। विच इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ ई बैंकिंग, ई बैंकिंग का एडवांटेज क्या नहीं है? ट्रू सेविंग, टाइम सेविंग एडवांटेज है। 24/7 एक्सेस एडवांटेज है। कन्वीनियंट है। इंक्रीज पेपर वर्क, ये इसका एडवांटेज नहीं है क्योंकि पेपर वर्क तो क्या है? बिल्कुल रिड्यूस कर दिया है ई बैंकिंग ने। विच इज अ मेजर सिक्योरिटी थ्रेट इन ई बैंकिंग, तो क्या है वो? फिशिंग है। फिशिंग में क्या है? SMS वगैरह आती हैं, कोई लिंक आता है, कॉल आती है, फ्रॉड कॉल्स आती हैं, ठीक है, जिससे कि हमारा अकाउंट वगैरह बिल्कुल खाली हो जाता है जैसे एक लिंक पर क्लिक करते ही, तो ये फिशिंग क्या है? हैकिंग है। तो ये मेजर सिक्योरिटी थ्रेट है ई बैंकिंग के केस में। तो दोस्तों हमारा ये सब कंप्लीट हो चुका है। ई बैंकिंग में